So hello everyone, let's move towards our chapter establishing the validity and reliability of a research instrument. So now what is the concept of a validity? Validity refers to a situation where the finding of the study are in accordance with what you are designed to find out. वैलिडिटी बेसिकली क्या है, मैं सिंपल शब्दों में बताती हूँ. ये एक सिचुएशन है, कुछ नहीं है. वैलिडिटी मतलब एक सिचुएशन जहाँ पर, वेयर मतलब जहाँ पर फाइंडिंग ऑफ द स्टडी आर इन अकॉर्डेंस विद व्हाट यू डिजाइंड इट टू फाइंड आउट. तो जो हमने स्टडी की फाइंडिंग करी है ना, वो वही है, वो इस अकॉर्डेंस में है जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे. तो ये है हमारा वैलिडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट. नाउ द नोशन ऑफ वैलिडिटी. ठीक है, वैलिडिटी का मतलब तो समझ आया कम से कम. वैलिडिटी के क्या टाइप्स है क्वांटिटेटिव रिसर्च में देखिए. तो वैलिडिटी की पहली जो टाइप है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च के अकॉर्डिंग, वो है फेस एंड कंटेंट की वैलिडिटी. फेस और कंटेंट की वैलिडिटी. तो ये बहुत ईजी है अप्लाई करना. इसका ये फ़ायदा है, पता है, फेस और कंटेंट वैलिडिटी का एकदम जल्दी से अप्लाई हो जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंटेंट वैलिडिटी है ना, वो जज होती है इस बेसिस पे. कंटेंट वैलिडिटी इस बेसिस पे पता है जज होती है कि एक्सटेंड टू विच स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस रिप्रेजेंट द इश्यूज दे आर सपोज टू मेजर. ऑलराइट, सो content validity is also judged on the basis of extent to which statement or the questions represent the issue they are supposed to measure. ये इसका एडवांटेज कह लो, इजी टू अप्लाई. नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो जजमेंट है वो बेस्ड है सब्जेक्टिव लॉजिक पे. कोई इसका कंक्लूजन तो ड्रॉ नहीं कर सकते हम. ये तो सब्जेक्टिव लॉजिक पे बेस्ड हुआ ना, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते. हर डिफरेंट पीपल हैं, उनकी डिफरेंट ओपिनियन है अबाउट फेस एंड कंटेंट वैलिडिटी. तो भाई ये जो जजमेंट है तो सब्जेक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है, इसमें कोई प्रॉपर कंक्लूजन नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं. सो द एक्सटेंट टू विच क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ स्टडी मैटर. द एक्सटेंट टू विच questions refer to the objectives of a study may differ, vary करता है. If a researcher substitute one question for another, अगर रिसर्चर सब्सटीट्यूट करता है एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो जो मैग्नीट्यूड होता है लिंक का, वो से हम अल्टर्ड कर सकते हैं. एंड हेंस द वैलिडिटी और एक्सटेंट मे वैरी विद द क्वेश्चंस सेलेक्टेड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट. ये बहुत वेरिएशन होता है. ठीक है, अप्लाई करना आसान है पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. अब हम बढ़ते हैं अगले दो तरह की वैलिडिटी को. एक है कंकरेंट वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. सेम चीज़ है. अच्छा, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी मतलब जो जज्ड हो बाय डिग्री टू विच इंस्ट्रूमेंट फोरकास्ट एंड आउटकम इज प्रिडिक्टिव. हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जो डिग्री है टू विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन फोरकास्ट एन आउटकम. कंकरेंट वैलिडिटी क्या है? ये जज होती है कि हाउ वेल एन इंस्ट्रूमेंट कितने अच्छे से कंपेयर करता है सेकंड असेसमेंट कंकरेंटली डन को. सो concurrent validity, it is judged by how well an instrument compare with second assessment concurrently done. फिर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है भाई? ये एक इंडिकेशन है. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इट इज एन इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एक इंडिकेशन है किसका? क्वालिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का, जो मेजर होता है व्हाट इज इट सपोज टू बी. तो ये बेस्ड है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर पे और डिटरमाइन होता है बाय असर्टेनिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कंस्ट्रक्ट
to total variance observed in a phenomenon. So it is based on a statistical procedure and is determined by ascertaining the contribution of each construct to total variance observed in a phenomenon. अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की. क्या वैलिडिटी समझ आ गया. रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी रिसर्च टूल. अगर हमारा रिसर्च टूल कंसिस्टेंट है और स्टेबल भी है, अगर जो हमारा रिसर्च का टूल है वो कंसिस्टेंट भी है, स्टेबल भी है, प्रिडिक्टेबल भी है और एक्यूरेट भी है, तो रिलायबल भी है. ठीक है. अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिलायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर देखो, क्वेश्चंस की वर्डिंग. क्वेश्चन की जो वर्डिंग होती है ना, वो बहुत इफेक्ट करती है रिलायबिलिटी को. अगर क्वेश्चन की वर्डिंग करने में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, डिफ़िकल्टी इन वर्डिंग ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट, तो रिलायबिलिटी जो है बहुत इफेक्ट करेगी. क्योंकि अगर रिस्पोंडेंट को समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन जो है, हर टाइम पे रिस्पोंडेंट को डिफरेंटली तरीके से क्वेश्चन समझ आएगा, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरीके से, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, है ना, रिलायबिलिटी पे. दूसरा देखो भाई, फिजिकल सेटिंग. कुछ भी चेंज अगर हम फिजिकल सेटिंग में करते हैं, मान लो दोबारा इंटरव्यू हो रहा है, रिपीटेड इंटरव्यू हो रहा है, और फिजिकल सेटिंग में कोई भी चेंज है इनिशियल इंटरव्यू के कंपैरेटिवली, तो रिस्पॉन्सेस अफेक्ट होंगे. रिस्पोंडेंट का मूड ही ले लो, रिस्पोंडेंट का मूड ही ठीक नहीं है, उसमें ही कोई चेंज है जो रिस्पॉन्स करने वाला है, तो आंसर में भी तो इफेक्ट आएगा ही आएगा. और अगर इंटरव्यू का मूड अच्छा नहीं है, तो जो मोटिवेशन है वो सब खत्म हो जाएगा इंटरव्यू करने का. एंड पांचवा ले लो, नेचर ऑफ इंटरेक्शन. अगर इंटरेक्शन ही सही नहीं है तो भी इफेक्ट पड़ेगा. अब क्या मेथड है जिससे रिलायबिलिटी को हम पता लगा सकते हैं? देखो भाई, पहला मेथड है एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर. तो पहला मेथड का नाम है जो रिलायबिलिटी को डिटरमाइन करता है, उसका नाम क्या है? एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर. दे कंपेयर द फाइंडिंग्स from two independent processes of data collection. तो ये जो है, ये मेथड दो अलग अलग इंडिपेंडेंट डाटा कलेक्शन के प्रोसेस से ना को कंपेयर करता है और वेरीफाई करता है. जैसे कि इसको कह लो आप टेस्ट या रीटेस्ट. सो टेस्ट या रीटेस्ट एक कॉमन यूज्ड मेथड है एंड इंस्ट्रूमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटर वंस इट इज टेस्ट. इंस्ट्रूमेंट को एक बार चेक किया आपने, एडमिनिस्ट्रेट किया, टेस्ट. दोबारा करोगे तो क्या कहेंगे? रीटेस्ट. पर रीटेस्ट होने के लिए भी कंडीशन डिफरेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. तो इनके बीच का जो रेशो है, टेस्ट का जो स्कोर आया, रीटेस्ट का जो स्कोर आया, इससे क्या पता चलेगा? रिलायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की. जितना ज़्यादा रेशियो होगा टेस्ट और रीटेस्ट के स्कोर का, उतना कम डिफरेंस होगा, स्मॉलर द डिफरेंस, और रिलायबिलिटी उतना ज़्यादा होगी. रेशियो में जितना फ़र्क होता है ना, डिफरेंस उतना कम आता है, और डिफरेंस इतना कम है तो उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी है. तो ये टेस्ट और रीटेस्ट का फ़ायदा पता है क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये परमिट करता है इंस्ट्रूमेंट को टू बी कंपेयर्ड विद इटसेल्फ. अपने आप से कंपेयर करने की ये परमिशन देता है. टेस्ट और रीटेस्ट जैसे है ना, तो ये कंपेयर करता है, इटसेल्फ से परमिशन देता है. एंड thus avoiding the sort of problems that could arise with the use of another instrument. और इसलिए प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही आराम से सॉर्ट आउट हो जाती है जो अराइज करती है अनदर इंस्ट्रूमेंट में. ये फ़ायदा है. नुकसान क्या है? रिस्पोंडेंट may recall the responses that he has given in first round.
अब ये तो नुकसान हो गया ना, अगर रिस्पोंडेंट ने रीटेस्ट देते हुए उसको याद आ गया, पहला वाला ही रिस्पॉन्स याद आ गया, फिर वो वही देने बैठ गया, फिर रिलायबिलिटी पे फ़र्क आ जाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का यही तरीका है कि दोनों टेस्ट के बीच के टाइम स्पैन को इतना बढ़ा दो कि जो भी आंसर हो वो फ्रेश आंसर हो और ऑन द स्पॉट आंसर हो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पैरेलल फॉर्म्स। सो वन कैन कंस्ट्रक्ट टू इंस्ट्रूमेंट इंटेंडेड टू मेजर सेम फिनोमेना। हम क्या करते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पैरेलल फॉर्म। एक ही चीज़ को मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट बना लिए पैरेलली। अब ये दोनों क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे या तो सेम पॉपुलेशन को, या दो एक जैसी पॉपुलेशन को, सिमिलर पॉपुलेशन को, और जो रिज़ल्ट आएगा पहले टेस्ट से और दूसरे से आपस में कंपेयर कर लेंगे। अगर सिमिलर हुआ तो रिलायबल हुआ। फ़ायदा तो है कि इसमें कुछ रिकॉलिंग का चक्कर नहीं है और टाइम लैप्स का भी कोई चक्कर नहीं है। नुकसान पता है क्या है कि आपको दो इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, एक नहीं, और ऐसा करना बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी। सो इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या होता है, जो हमने क्वेश्चन मेजर कर रहे हैं ना सेम फिनोमेना के लिए, अगर वो रिलायबल इंडिकेटर हैं तो वो सिमिलर रिज़ल्ट देंगे, चाहे उनका नंबर कुछ भी हो, वो सिमिलर रिज़ल्ट देंगे अगर वो रिलायबल इंडिकेटर है। पहली टेक्निक है इसके लिए स्प्लिट हाफ टेक्निक, आधा आधा बांट दो। सो स्प्लिट हाफ टेक्निक इज़ कॉमनली यूज्ड and it is designed to correlate the half of item with other half, and if it's appropriate then it's designed to measure attitude. Now we will discuss कि validity reliability को qualitative research में कैसे। पहला तरीका credibility. Credibility involves establishing the result of qualitative research which are credible or believable from perspective of participant in research. It's credibility. It is judged by extent of your respondent concordance when you take a task of your findings to those who participated in research for the confirmation, concurrence, validity and approval. तो ये जज्ड होता है बाय एक्सटेंट ऑफ रिस्पोंडेंट कंकरेंस व्हेन यू टेक योर फाइंडिंग्स टू दोज हु पार्टिसिपेटेड इन योर रिसर्च। कंफर्मेशन के लिए जब आप ले जाते हो उनके पास सामान कि ये लो, ये तुम्हारे हमने फाइंडिंग्स की हैं, कंफर्म कर दो, यही था ना, अप्रूवल, कंकरेंस, वैलिडेशन। दूसरा है भाई ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी क्या है, डिग्री है टू विच रिजल्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड, डिग्री टू विच रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड and transferred to other context, transferability। और dependability क्या है, it is whether we obtain the same result, it is concerned whether we obtain the same result, if we could then observe the same thing twice, अगर same result मिलता है तो if we could observe then same thing twice करो। And again as a qualitative research advocates flexibility, freedom. It may be difficult to establish unless you keep an extensive and detailed record of process for others to replicate to ascertain the level of dependability। तो अगर आपने लेवल ऑफ डिपेंडेबिलिटी चेक करना है तो क्वालिटेटिव रिसर्च तो फ्लेक्सिबल है, फ्रीडम है, तो आपको एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और कन्फर्मेबिलिटी क्या होता है, डिग्री टू विच रिजल्ट कैन बी कन्फर्म्ड बाय अदर्स। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर रिसर्चर फॉलो करेगा एक आइडेंटिकल मैनर में प्रोसेस को, तभी रिज़ल्ट कंपेयर हो सकते हैं।